तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक्स होंगे हमारे क्या, पहला तो है एटॉमिक मास यूनिट या इसी को बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट या डाल्टन यूनिट। दूसरा टॉपिक जो होगा वो हमारा एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास पर होगा, फिर मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। आज मैं इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक एज एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके एक पार्टिकल का जो मास है उसको बताने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिट दी गई है, एटॉमिक मास यूनिट। एसआई सिस्टम ने इसको प्रपोज किया है। अब आता है कि कितना मास जो है एक एटॉमिक मास यूनिट में आता है। तो एसआई सिस्टम ने जो एटॉमिक मास यूनिट के लिए मास डिसाइड किया है बच्चों, ये होता है जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है। कार्बन का एक आइसोटोप है C12। उस आइसोटोप के एक एटम का 12th पार्ट लिया जाए, मतलब उसके टोटल मास का, एक एटम के मास का 12th पार्ट लिया जाए, तो वो जो मास आएगा उसे बोला गया है बच्चों क्या, एटॉमिक मास यूनिट या AMU। समझ गए ना। तो पहले तुम इसको ये बता दूं कि ये है क्या एटॉमिक मास यूनिट। तो ये है, इट इज, ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। समझ गए बच्चों, ये कौन से पार्टिकल्स हैं, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, आइंस हो गए, इस तरह से एक्सेट्रा। समझ गए ना कि ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इनकी एक यूनिट है ये मास की, कि इट इज द यूनिट ऑफ मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है। अब आता है कि ये है क्या, कि ये कितना मास एक AMU होता है। तो यहां पर बता दूं कि जो एटॉमिक मास है, कि अ मास, समझ गए बच्चों, अ मास एग्जैक्टली equals to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। समझ गए बच्चों, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, कितना, 12th। समझ गए बच्चों, कितना होता है, 1/12 the mass of one atom of C12 आइसोटोप। तो ये होता है इसका डेफिनेशन, कि मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अब आता है कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है, तो उससे निकलेगा, तो मतलब हम यहां लिखेंगे कि AMU इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां पे, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है, और अपॉन में कितना कर दें, 12। और ये जो मास होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम में ये होता है बच्चों। ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1.9924 10⁻⁻23 ग्राम में ले लें, और अपॉन में अगर हम इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या -1.66, सॉरी, ठीक है, इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो समझ गए बच्चों, ये है AMU की वैल्यू, या हम यूनिफाइड एक डाल्टन यूनिट की ये यूनिट। इतने मास को बच्चों
क्या माना गया है 1 AMU। बात समझ गए ना कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12th पार्ट निकाला गया, ऐसा ही सिस्टम ने इतने मास को क्या मान लिया है 1 AMU। तो ये है एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो बच्चों ये आता है कि ये यूज क्या है, इसका कैस क्यों ली गई। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, या हम ये कहें कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके एक पार्टिकल के मास को इस मास से AMU से डिवाइड किया जाता है। वो जितनी बार डिवाइड होगा उस पार्टिकल का वो एक मास बन जाएगा, रिलेटिव मास। समझ गए ना। जैसे हम एलिमेंट लेंगे तो उसके एक एटम के मास को जब हम AMU से डिवाइड करेंगे, वो जितनी बार डिवाइड होगा वही उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। ओके, तो अब हम डिफाइन करेंगे यहां पर क्या बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसी को एटॉमिक मास भी बोलेंगे हम, एटॉमिक मास। ठीक है कि ये है क्या। तो देखो एटॉमिक मास एक नंबर है बच्चों। ठीक है कि एलिमेंट का जो है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक नंबर है जो ये बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम एक AMU से कितने टाइम्स हैवियर है। क्या ठीक है, मतलब हम ये कहें कि एटॉमिक मास इज द नंबर। समझ गए बच्चों, ये क्या है, एक इज द नंबर्स विच tells us, ठीक है, एटॉमिक मास इज द नंबर विच टेल्स अस द एटम ऑफ एन एलिमेंट। समझ गए बच्चों, एन एलिमेंट इज हाउ मैनी टाइम्स heavier than, ठीक है, 1 AMU। समझ गए बच्चों, 1 AMU means 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। कि एटॉमिक मास इज द नंबर विच टेल्स अस द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। बात क्लियर है कि एटॉमिक मास नंबर एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो एटम है, एक एटम, वो एक AMU से कितना हैवी है। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे कि अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है किसी का, एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जिसका आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। सपोज आपने इसको ग्राम में ले लिया, समझ गए ना, तो यहां हो जाएगा किसका बच्चों, मास ऑफ 1 AMU मीन्स 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अपॉन में यहां कर दें हम मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ठीक है, आइसोटोप, इनटू कितना कर दें यहां पे 12। तो ये जो नंबर आएगा ये हो जाएगा एलिमेंट का एटॉमिक मास। अगर सोचो कि अगर एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन में AMU की वैल्यू कार्बन 12 आइसोटोप के 12th पार्ट ना लेके 24th पार्ट लिया गया होता, तो एटॉमिक मास जो आना था इस यूनिट के अनुसार उससे डबल आ जाता, और 1/6 लिया गया होता तो हाफ हो जाता। क्योंकि यहां पर नंबर मल्टीप्लाई होता ना, कि अगर 24th टाइम लिया गया होता तो यहाँ 24 हो जाता, 6th टाइम लिया गया होता तो 6th ले हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें।
ठीक है, तो यहां तक बात समझ गए। अब देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है, कि सपोज हम ये कहें, सब ठीक है, या सपोज क्यों एक यहां ले लें हम, ये है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो है आप जानते हैं ये होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो अब हम यहां देखें कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, समझ गए ना। तो अगर हम इसमें निकालें कि यहां पर देखेंगे तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहां लिखेंगे 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 अपॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। तो ये जो मास आएगा ये आएगा 1.008 AMU पर एटम में होता है। तो इस तरह से या हम 1.008 U यूनिफाइड यूनिट में, इस तरह से। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, कि ये तो हाइड्रोजन का हो गया। ऐसे अगर हम ऑक्सीजन का देखें कि, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 2.66 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ठीक है, क्या होता है, इतना होता है इसके एक एटम का मास। तो एटॉमिक मास कितना होगा देखो, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा हमारे पास एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2.66 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ये लिया आपने, डिवाइड किया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से, तो ये आ जाएगा 16.00 AMU, इस तरह से। तो ये मास क्या इंडिकेट करता है, देखो कि दस हम ये कह सकते हैं कि दस दिस मास नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, कि इंडिकेट्स द एटम, ठीक है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स, यही हुआ ना बच्चों, हैवियर देन 1 AMU, कि ऑक्सीजन का एक एटम एक AMU से कितने टाइम्स हैवी है बच्चों, 16 टाइम्स। तो इस तरह से AMU और एटॉमिक मास, तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक मास इसी तरह से निकाले गए हैं। ये तो बाद में डिस्कवर हुआ कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी ऐड कर दो तो उसका भी जो सम आएगा वो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू पहले ही निकाल ली गई थी। तो इस तरह से यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा एटॉमिक मास के बारे में। अब देखो बच्चों, फिर एक आता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या, एवरेज एटॉमिक मास, हम इसको देखते हैं ये क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं ये कई आइसोटोपिक फॉर्म्स में मिलते हैं। आइसोटोप्स तो समझते हो ना, कि एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके मास अलग अलग होते हैं लेकिन मास नंबर तो वही रहेगा सेम, तो उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो अब आता है कि अगर हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास का हमें यूज करना हो, कैलकुलेशन करनी हो, या पीरियोडिक टेबल जो बनी उसमें एलिमेंट को एक एलिमेंट को एक पोजीशन में दिखाया गया, तो वहां किस एटॉमिक मास को लिया जाए, किस आइसोटोप के एटॉमिक मास को लिया जाए। तब ऐसे में क्या किया गया बच्चों, कि जो एलिमेंट है उसके जितने आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज ले लिया गया है और उसी को बोला गया है एवरेज एटॉमिक मास। इसी एवरेज एटॉमिक मास का हम पीरियोडिक टेबल में यूज है करते हैं और डिफरेंट कैलकुलेशन में भी करते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से जो एवरेज है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ
different isotopes of element, समझ गए बच्चों, is called average atomic mass। और ये वैल्यू इसकी जो है ना, आप देखोगे इट में भी, ठीक है, इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग आइसोटोप्स लिए गए, उनके क्या निकाल लिए गए बच्चों, एवरेज। अब आता है कैसे निकालेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, समेशन एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स इनटू, इसमें क्या करना है आपको, नेचुरल अबंडेंस, या मैं, तुमने रुको थोड़ा इसको एक ही लाइन में ला दूं मैं, नहीं तो सारी गड़बड़ दिखेगी। मतलब हम यहां पर ऐसे ले लें बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, इक्वल टू, यहां हो जाएगा समेशन एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप इनटू abundance of isotope, अपॉन में होता है बच्चों क्या, समेशन ऑफ abundance, समझ गए ना, कि आपको abundance तो दे रखी होगी, abundance ऑफ आइसोटोप्स। समेशन का मतलब समझ गए कि जितने आइसोटोप्स हैं उन सबके एटॉमिक मास को उनकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो आप, और सबको जोड़ दो, और जितनी अबंडेंस है उन सबका सम कर दो। इससे आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम आते हैं, ठीक है, कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एलिमेंट, ठीक है, एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स, एक होता है Cl35 एंड Cl37 इन 3:1, किसमें मिलता है ये, 3:1 इन नेचर, कि नेचर में ये इस तरह से मिलता है। तो आपसे लिखा है कि कैलकुलेट, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, कि हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो क्या होगा, तो हम यही लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो 3:1 का मतलब है कि इनकी ये नेचर की ये है आइसोटोप्स, ये जो 3:1 का मतलब समझ रहे हो कि नेचर में ये इस रेशियो में मिलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1, अपॉन में क्या करेंगे बच्चों, 3 प्लस 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 35.5 AMU। तो ये हो गया इसका एवरेज एटॉमिक मास। बात समझ गए बच्चों, कि ये है एवरेज एटॉमिक मास। मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख दूं, तो इस तरह से निकालते हैं कि अगर हमें एलिमेंट की क्या दे रखी है, परसेंटेज के फॉर्म में दे रखे हैं, अगर हमें परसेंट में दे रखे हैं तो परसेंट के उससे कर दो आप, ठीक है, और अगर वो रेशियो में दे रखे हैं तो रेशियो से कर दो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो ये लिखा है कि बोरोन, आपको इस तरह से है कि यहां पर है कि बोरोन जो होता है, बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स, समझ गए बच्चों, और ये होता है B10 एंड B11। और अगर हमें ये दे रखा है कि द एवरेज, ठीक है, ये लिखा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन 10.8 U, तो आपको लिखा है कैलकुलेट, ठीक है, क्या निकालने हैं इनकी, अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11।
तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट यहां पर मैं लिख दूं, अगर मान लो लिखा है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10, तो आप क्या करोगे बच्चों आंसर में कि हम ऐसा लेंगे कि सपोज, ठीक है, परसेंट अबंडेंस ऑफ B10, ये ले लें हम x, एंड परसेंट अबंडेंस ऑफ B11, ये हो गई 100 माइनस क्या बच्चों x। यहां तक बात समझ। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम कि यहां पर लेंगे कि जो यहां पर B10 का, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर किसका ले लें बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ B10 इंटू x प्लस एटॉमिक मास ऑफ B11 इंटू 100 माइनस x। चूंकि हम परसेंटेज अबंडेंस निकाल रहे हैं तो दोनों अबंडेंस का सम कितना लेंगे बच्चों, 100। बस अब हम सॉल्व करना चाहें तो यहां रखेंगे हम 10.8। यहां हमें पता है कि 10 इंटू ये हो गया x प्लस यहां क्या हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 100 माइनस x अपॉन में कर दो आप क्या यहां पर 100। यहां तक बात क्लियर है। और आगे बढ़ो, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1080 और यहां हो गया 10x प्लस, ठीक है, 100 माइनस 11x। तो यहां पर अगर आपने देखा कि ये है 10x इंटू 11, यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से, x अपॉन में क्या कर दिया बच्चों 100। तो यहां पर 10x और यहां पर तो ये हो गया 1080 माइनस 1100 इक्वल टू 10x माइनस 11x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो यहां पर इस तरह से हम ये कहेंगे कि B10 जो है वो कितना है बच्चों 20% और B11 कितना होगा 80%। ये इनकी क्या होगी नेचुरल अबंडेंस। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व करें। हमें डायरेक्ट ही नेचुरल अबंडेंस परसेंट में दे रखी है तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, परसेंट से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लेंगे। तो यहां तक ये था हमारा क्या एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या है बच्चों मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है बच्चों कि ये है इट इज द सम ऑफ, ठीक है, एटॉमिक masses of all atoms of different elements present in one molecule of, समझ गए ना, कंपाउंड और एलिमेंट या जो भी स्पीसीज आपको दी गई है। बात समझ गए ना कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो एलिमेंट के या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट और सेम, ठीक है, एलिमेंट, उनके सबके एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मीन्स हम यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, ये है हमारे पास, तो समेशन एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, जोड़ दो इन सबको। जैसे एग्जांपल में ले कि ये लिखा है मॉलिक्यूलर, ठीक है, मास ऑफ CO2, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर देखो, ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यही हुआ ना बच्चों, प्लस
2 इंटू यहाँ हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 12 क्योंकि इसमें एक ही है, प्लस 2 इंटू 16, तो टोटल मिला के हो गया 44 AMU, या हम इसी को लिख सकते हैं 44U। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकला है। ठीक इसी तरह से हम कहें कि C6H12O6 है तो क्या होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। समझ गए बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखो 6 इंटू 12, ये किसका हो गया बच्चों, कार्बन, प्लस 12 इंटू 1, तो ये किसका हो गया, हाइड्रोजन, प्लस 6 इंटू 16, तो ये किसका हो गया, ऑक्सीजन। तो टोटल मिला के हो गया 180 AU या AMU, इस तरह से। तो किसी भी स्पीसीज का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, समझ गए ना, तो आप उससे निकाल सकते हैं कि उनमें कितने एटम्स हैं, किस किस के हैं। तो 2 इंटू 1 मतलब ये हो गया किसका बच्चों, हाइड्रोजन, प्लस 16 इंटू 1, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। टोटल हो गया 18U। इस तरह से होमो एटॉमिक स्पीसीज है तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम कहें O3 है तो कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, ये एक एलिमेंट है, समझ गए बच्चों। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 16 मीन्स कितना, 48 AMU या U ओनली। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकाले जाते हैं बच्चों पर। बात क्लियर है, ये है। फिर आता है एक और होता है और वो है फॉर्मूला मास। क्या बच्चों, फॉर्मूला मास। तो देखो बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मॉलिक्यूल नहीं होता, तो इनको क्या करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें जो यूनिट, फॉर्मूला यूनिट बार बार रिपीट हो रही होती है, उसके मास को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मूला मास। मतलब ये सीधा सा है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक, ठीक है, कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है, कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन, ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्म, बट दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, इन विच वन फॉर्मूला यूनिट रिपीटेड। समझ गए ना कि आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होता बच्चों, ये क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल लैटिस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, इन विच क्या वन फॉर्मूला यूनिट रिपीटेड होती है। तो देन इसमें जो है टोटल, समझ गए बच्चों, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट जो होती है उसी को इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। समझ गए बच्चों, इसी को क्या बोला गया है, फॉर्मूला मास। कि जो यूनिट क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस में बार बार रिपीट हो रही होती है, तो उस यूनिट को जो बार बार रिपीट हो रही है, उस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसकी फॉर्मूला यूनिट। और उसका जो टोटल मास होता है, ठीक है, फॉर्मूला, तो उसका जो टोटल मास है उसे बोला जाता है फॉर्मूला मास। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर, ठीक है, मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और सिंपल वे में कह सकते हैं, हालांकि मॉलिक्यूल नहीं होते लेकिन उसका एक फॉर्मूला यूनिट तो एक मॉलिक्यूल को ही शो करती है मास, तो वही कहलाता है बच्चों फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मूला मास जैसे कि हम कहें NaCl है ना, तो NaCl क्रिस्टल में Na+Cl, तो ये है, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स रॉक सॉल्ट। समझ गए, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ
NaCl, तो कितना हो जाएगा बच्चों 23 फॉर Na प्लस 35.5 फॉर Cl माइनस, तो टोटल होगा 58.5 U, इस तरह से। ठीक है, अब मान लो आपको लिखा है K2SO4 का लेना है, तो फॉर्मूला मास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मास जब हम इसका लिखेंगे तो 2 इंटू, ठीक है 39, तो ये किसके लिए हो गए बच्चों, K प्लस के लिए, प्लस ठीक है 96, ये किसके लिए हो जाएगा, SO4 2 माइनस के लिए। तो टोटल आप ऐड कर दो कितना हो रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास। तो ऐसे कोई भी सॉल्ट अगर दे रखा है तो हम उसके मास को ही क्या बोलेंगे बच्चों, फॉर्मूला मास। ये है इस तरह से मास जो यूनिट्स हैं अलग अलग, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। तो अब आप, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो ध्यान रखें कि एक यूनिट, एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, एक आयन का, एक इलेक्ट्रॉन का, इनके जो मास हैं इनको AMU यूनिट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक क्लियर है। फिर हम मोलर मास में आएंगे, जब पहले मोल पढ़ेंगे तब मोलर मास को एक्सप्लेन करें। ठीक है बच्चों, तो आज मैं एंड करता हूं इतना।